हेलो एवरीबॉडी, दिस इज दिगराज सिंह राजपूत। वेलकम टू सोशल स्कूल। इस वीडियो में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं जो है लोन एक्टिविटीज ऑफ बैंक्स। अब देखिए, बहुत सारी चीजें हैं यहां पे कि यह जो टॉपिक है ना, ये सिर्फ इसलिए नहीं पढ़ना है कि आप क्लास 10th में आपके सिलेबस में आएगा। ये टॉपिक एक ऐसा टॉपिक है जो इन जनरल सभी को पता होना चाहिए, समझना चाहिए। ठीक है, हम सोचते हैं बार बार कि बैंक आखिरकार ऐसा करता क्या है। मतलब पैसे हम डिपॉजिट भी कर दो, हमें इंटरेस्ट रेट भी दे देता है, लोगों को सैलरी भी दे देता है, ठीक है, अपने ऑफिस प्रीमाइसेस में सब फर्नीचर से लगा के एसी वगैरह सब मैनेज कर लेता है। पैसा कहां से आता है बैंक के पास में? ठीक है, उल्टा जो लोग पैसा बैंक में रख के आते हैं उनको और ज्यादा पैसा मिलता है। ठीक, तो ये जो सारे सवाल है ना आपके मन में, इन सारे सवालों का समाधान आपको यहां मिल जाएगा। इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट होने का एक बहुत एसेंशियल पार्ट है कि आप इस लेंडिंग एक्टिविटी को समझें। सिंपल है, मैं कोशिश करूंगा कि बहुत आसान शब्दों में आपको समझाने का प्रयास करूं। ठीक, अब देखो, आपने पिछले वीडियोस में क्या देख लिया? पिछले वीडियोस में आपने बेसिक्स देखे हैं। बेसिक्स कैसे देखे हैं कि बैंक जो होता है, तो मतलब इकोनॉमी जो है, तो इकोनॉमी में मनी और क्रेडिट दो चीजों को आप देख रहे हैं। तो मनी वाला पार्ट जो है, तो मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी जो है, तो मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी में आपने करेंसी मतलब पेपर नोट्स और कॉइन्स के बारे में पढ़ा। ठीक है, फिर उसके बाद में डिपॉजिट्स विद बैंक जो है वो भी एक तरह का पैसा है, आपका ही पैसा है। ठीक है, अब क्या हो रहा है कि बैंक में आपने पैसा तो डिपॉजिट कर दिया है, बैंक क्या करेगी? अचार डालेगी उस पैसे का? नहीं। तो बैंक क्या करती है उस चीज को समझते हैं। अब ये जो कहानी समझना है हमें, तो सवाल ये है कि व्हाट डू द बैंक्स डू विद द डिपॉजिट्स व्हिच दे एक्सेप्ट फ्रॉम द पब्लिक। ठीक है, तो पूरी कहानी को समझना है, आसान तरीके से समझेंगे। कुछ कुछ कैरेक्टर्स उन्हें ध्यान में रखना है। कैरेक्टर्स मतलब क्या है? कुछ डिपॉजिटर्स होते हैं, ठीक है, कुछ बोरोवर्स होते हैं। डिपॉजिटर्स वो लोग जो पैसा डिपॉजिट करते हैं, बोरोवर्स वो लोग जो पैसा बोरो करते हैं। और कुछ कैरेक्टर ऐसे भी होते हैं, ठीक है, सर्वर डाउन वाले, मतलब जो बैंक में बैठे रहते हैं एम्प्लॉइज। ठीक, तो यहां पे डिपॉजिटर है, ठीक है, बोरोवर है और एम्प्लॉइज है। ये तीन कैरेक्टर हैं। एम्प्लॉइज का इतना ज्यादा रोल नहीं है, लेकिन फिर भी ले लो, वो बुरा मान जाएंगे। ठीक है, तो उन्हें भी ले लिया, हमने कंसीडर कर लिया। अब डिपॉजिटर्स क्या करते हैं आपको पता है? डिपॉजिटर्स मतलब क्या है? डिपॉजिटर्स पैसा डिपॉजिट करते हैं। पीपल मेक डिपॉजिट्स। डिपॉजिटर्स कौन है? जो पैसा डिपॉजिट करते हैं। और बोरोवर्स कौन है? बोरोवर्स वो लोग हैं जो पैसा बोरो करते हैं, लोन लेते हैं। लोन लेते हैं और भाग जाते हैं, वैसे वाले नहीं, वापस लौटाने वाले हैं। ठीक है, वापस लौटाने वाले हैं ये। तो अब देखो क्या, डिपॉजिटर बोरोवर समझ में आ गए। अब कुछ फिगर्स हैं वो भी ध्यान रखना, तो आपको चीजें और आसान हो जाएगी। कि मान लो फॉर एग्जांपल कि इकोनॉमी में जितने भी लोग, जितनी भी आम जनता जनार्दन है, पब्लिक है, वो अपना पैसा डिपॉजिट करने गई। सबने अपना पैसा डिपॉजिट कर दिया, और पैसा डिपॉजिट करके कितना पैसा डिपॉजिट किया उन्होंने? 10 लाख। ठीक है, तो 10 लाख की अगर हम बात करें तो 10 लाख 10 लाख रुपए उन्होंने जमा कर दिए। ठीक है, बढ़िया है। ठीक है, अब ये जो बोरोवर है इधर, ठीक है, बोरोवर लोन लेने आएंगे, अभी नहीं आए हैं। तो अब देखो क्या मिलेगा? डिपॉजिटर्स अपना पैसा जब डिपॉजिट करेंगे ना, तो पीपल मेक डिपॉजिट्स और बदले में पीपल मेक विड्रॉल्स एंड गेट इंटरेस्ट। तो बदले में आम जनता जो है, तो जब अपना पैसा निकालने जाएगी तो बैंक उन्हें ऐसा नहीं कि आधा काट के देगी, बोलेगी 10 लाख तो ले ही जाओ अपने साथ में, आपने हमारे पास आपका पैसा डिपॉजिट किया था, तो हम आपको बदले में क्या दे रहे हैं? बदले में इंटरेस्ट दे रहे हैं। उस पर दे रहा है कौन? बैंक दे रहा है। तो पीपल मेक विड्रॉल्स एंड गेट इंटरेस्ट। ठीक है, तो मान लो क्या है कि 5% का इंटरेस्ट दिया बैंक ने इन लोगों को। ठीक है, तो इन लोगों की इनकम तो प्लस हो जाएगी। तो 10 लाख पे 5% का इंटरेस्ट मिल गया, मतलब 50,000। ठीक है, तो 50,000 जो है, तो 50,000 का क्या मिल गया? 50,000 का एक तरह से, जैसे अगर आप देखोगे तो 50,000 का उन्हें इंटरेस्ट मिल गया उस पर। ठीक है, तो इस तरह से लोगों को ज्यादा पैसा मिल गया, जितना डिपॉजिट किया था उससे ज्यादा मिल गया। बहुत बढ़िया है। बैंक ने क्या मतलब ऐसा स्कीम चल रही है क्या कि 21 दिन में पैसा डबल टाइप से, कि बैंक ने पैसा डबल कैसे, मतलब बढ़ा कैसे दिया? ठीक है, ये आपके मन में सवाल आया होगा, भी जवाब मिल जाएगा। अब क्या हो रहा है कि जिन लोगों ने पैसा जमा किया था ना बैंक में, तो बैंक क्या करती है? बैंक उसी पैसे को उठा के आगे लोगों को लोन दे देती है। बैंक के पास में घर में नोट की मशीन नहीं है। बैंक क्या करती है? डिपॉजिटर्स के डिपॉजिट्स का इस्तेमाल करती है बोरोवर्स को लोन के फॉर्म में पैसा देने के लिए। ठीक है, बोरोवर्स को लोन के फॉर्म में पैसा देने के लिए। तो पीपल टेक लोन्स। अब देखो यहां एक दो लोग आए, कोट पेंट में आए जो, ठीक है, तो ये लोग कौन है? ये लोग जो आए, ये बिजनेसमैन होगा। तो ये पैसे से क्या करेंगे? ये पैसे से कुछ बिजनेस बनाएंगे बड़ा, ताकि जिसको कल और पैसा मिल जाए। तो ये इस तरह के लोग हैं। ठीक है, तो बोरोवर्स क्या करेंगे? पीपल टेक लोन्स फ्रॉम दी बैंक। तो ये बोरोवर्स ने लोन ले लिया। अब बोरोवर्स ने लोन लिया, लोन लेने के बाद क्या करेंगे? लोन ले लिया, अभी पैसे से रिपे कर देंगे बैंक को। ठीक है, अब मतलब सभी माल्या थोड़ी ना होते हैं, अब जिन्होंने पैसा लिया है उधार, तो वो वापस भी लौटाएंगे। अब जब ये वापस लौटाएंगे ना, तो दे विल रीपे। ठीक है, दे विल रीपे लोन्स विद इंटरेस्ट। अब ये इंटरेस्ट देंगे बैंक को। बैंक ने आम जनता को पैसा दिया था इंटरेस्ट के फॉर्म में, और बैंक इनसे इंटरेस्ट चार्ज करेगी। ठीक, तो मान लो क्या होता है, मान लो बोल रहा हूं अभी, मान लो कि बैंक ने इन्हें जब 10 लाख रुपए वापस पूरे के पूरे क्या कर दिए? लोन दे दिए। पूरा देती नहीं है बैंक, अभी क्यों नहीं देती बताऊंगा। बैंक ने जैसे इन्हें 10 लाख रुपए क्या कर दिए? लोन दे दिए। बोरोवर्स को 10 लाख रुपए दे दिए, ले जाओ।
अब बोरोवर जब वापस आएंगे ना, तो बोरोवर्स क्या बैंक को थैंक यू बोलेंगे कि आपने पैसा दिया, बैंक बोलेंगे थैंक यू तो सही है, इंटरेस्ट भी दो इसके ऊपर, ठीक है, हमने आपको पैसा दिया है तो उसके ऊपर कुछ आप ज्यादा दो ना, आपने इस 10 लाख से बिजनेस बना लिया 1 करोड़ का, ठीक है, हमें कुछ तो ज्यादा दो। तो बैंक क्या करेगी, इनके ऊपर इंटरेस्ट हमेशा ज्यादा चार्ज करेगी। जैसे बैंक ने 10% इंटरेस्ट चार्ज किया, मान लो बैंक ने इनके ऊपर 10% इंटरेस्ट चार्ज किया, तो 10 लाख पे क्या है 1 लाख जो है, तो 10 लाख पे बैंक 1 लाख और ले लेगी इनसे, 10 लाख पे 1 लाख और ले लेगी। तो बैंक के पास पैसा कितना आया, बैंक के पास 11 लाख रुपए आए, ठीक है, 11 लाख रुपए आए और बैंक ने क्या किया, बैंक ने 10,50,000 वापस कर दिया। 50,000 कहां गया, 50,000 बैंक की कमाई हो गई, ठीक है। ये जो एम्प्लॉइज है ना, अब इनका रोल आया, इनकी सैलरी वगैरह ये सारी चीजें, और साथ ही साथ और एक्सपेंशन का जो पार्ट होगा तो बैंक यहां से निकाल लेगी। गेटिंग द आइडिया, चीजें समझ में आई आपको। तो इस तरह से काम होता है बैंक्स में इस तरह से काम होता है। ये पूरी बहुत सिंपल मैंने आपको बताया, लेमन टर्म्स में बताया कि लोन एक्टिविटी होती है बैंक की, ये सिंपल समझाया मैंने आपको। अब क्या होता है, यहाँ पे कुछ चीजें होती हैं, कुछ चीजें होती है कि सबसे पहली चीज तो जितना भी टोटल डिपॉजिट आया, जैसे 10 लाख का डिपॉजिट आया ना, तो कभी भी बैंक क्या है पूरा का पूरा 10 लाख लोन पे नहीं देगी। क्यों, क्योंकि मान लो किसी दिन क्या हो गया, अब यहाँ पे कोई लक्ष्मीबाई है, तो अब लक्ष्मीबाई के क्या हो गया, बच्चे बीमार हो गए, वो बैंक में पैसा विड्रॉ करने गई कि मैंने मेरे 10,000 रुपए विड्रॉ करे थे, मुझे वापस दे दो। तो फिर बैंक तो अगर पूरा 10 लाख लोन पे चला देगा तो फिर वापस कहां से देगा। तो बैंक क्या करता है, और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का यहां पे एक इंपॉर्टेंट रोल होता है, आगे आप पढ़ोगे इसी चैप्टर में, कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सारे बैंक्स को एक गाइडलाइन दे देता है कि आपको एक पोर्शन जो है, ठीक है, जितना भी पैसा डिपॉजिट हुआ उसका एक पोर्शन जो है वो क्या करना होगा, अपने पास रखना होगा डे टू डे एक्टिविटीज के लिए, डे टू डे ऑपरेशन के लिए, कि कोई विड्रॉ करने अगर आए तो उसे आप वापस दे दो। अब यहां पे बैंक एक प्रोबेबिलिटी पे काम करती है, इस चीज को ध्यान रखना। क्या प्रोबेबिलिटी पे काम करती है, बैंक ये मान के चलती है कि ऐसी सिचुएशन कभी नहीं आएगी कि सारे के सारे डिपॉजिटर एक साथ पैसा लेने आ जाए। अगर सारे डिपॉजिटर एक साथ लेने पहुंच जाएंगे ना, तो बैंक हाथ खड़े कर देगी। क्यों, क्योंकि बैंक एक पोर्शन ही रखती है। मान लो क्या है कि 10 लाख रुपए डिपॉजिट हुआ था, तो उसका 15% मतलब कितना होता है, 1,50,000, ठीक है, 1,50,000 जो है बैंक रखती है अपने पास, ठीक है। क्यों, वो डे टू डे एक्टिविटीज को चलाने के लिए, बाकी का उठा के 8,50,000 लोन दे देती है। तो बैंक इस प्रोबेबिलिटी पे काम करती है कि एक पोर्शन में रख लूं अपने डिपॉजिट्स का डे टू डे एक्टिविटी को, क्योंकि आपने पैसा जमा कर दिया तो गारंटी कि सब एक दिन नहीं पहुंच जाएंगे पैसा लेना है, और अगर सब एक दिन भी पहुंच गए तो पूरा पूरा पैसा अपना विड्रॉ कोई नहीं करेगा, ठीक है। तो बैंक उस प्रोबेबिलिटी पे काम करती है। समझ में आया, बहुत सिंपल तरीके से मैंने समझाने का कोशिश किया आपको। तो यहां पे ये बैंक की लोन एक्टिविटी हो गई है, ठीक है। अब क्या होता है, देखो क्वेश्चन क्या बनता है, यहां पे क्वेश्चन क्या बनता है, और ये तो समझ लिया हमने, आंसर कैसे लिखा जाएगा वो सारी चीजें मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। तो लोन एक्टिविटीज ऑफ बैंक ऑन ग्राउंड अगर देखा जाए तो क्या होता है कि मतलब आप अपने शब्द में लिखो, एनसीईआरटी में लिखा है, एनसीईआरटी में समझाने के लिए लिखा है, वो मैंने आपको समझा दिया, अपने शब्द में लिखो, सबसे बेहतरीन काम होगा। तो व्हाट इज द लोन एक्टिविटी ऑफ बैंक, तो बैंक में जैसे आप देखोगे बैंक डील्स विद डिफरेंट सेट ऑफ पीपल, सम आर डिपॉजिटर्स, सम आर बोरोवर्स, ठीक है। डिपॉजिटर्स डिपॉजिट देयर अमाउंट विद द बैंक, देयर सरप्लस फंड विद द बैंक, ठीक है, उनके पास जो ज्यादा पैसा है वो जमा कर दिया बैंक में। बैंक क्या करती है उस डिपॉजिट का, तो बैंक यूज दोज डिपॉजिटेड फंड्स एज अ अमाउंट टू लेंड लोन्स टू द बोरोवर, ठीक है। तो जो बोरोवर से उन्हें लोन देने के लिए बैंक उस डिपॉजिट का इस्तेमाल कर लेती है। अब क्या होता है, तो बैंक विल चार्ज हाई इंटरेस्ट रेट ऑन द बोरोवर, जब बोरोवर रिटर्न करने आएंगे ना तो उनके ऊपर हाई इंटरेस्ट चार्ज करेगी बैंक, ठीक है, एंड विल पे अ पार्ट ऑफ दैट इंटरेस्ट अर्न टू द डिपॉजिटर्स, ठीक है। डिपॉजिटर्स को एक पार्ट जो है वो इंटरेस्ट पे आउट कर देगी कि आपने 10 लाख रुपए जमा करे थे तो लो 5% के हिसाब से 50,000 ले लो, मैंने तो 1 लाख कमा लिया उस पे, ठीक है। बैंक का ये रूप रहता है। तो इस तरह से बैंक काम करती है। तो और इसमें क्या है, एक जो इंपॉर्टेंट पार्ट है कंसिडरेशन का, कि बैंक कीप्स अ स्मॉल प्रोपोर्शन ऑफ देयर डिपॉजिट्स एज कैश विद देमसेल्फ। तो एक छोटा हिस्सा जो है, जैसे 15% का हिस्सा क्या है, बैंक अपने पास कैश के रूप में रख लेती है ताकि डे टू डे एक्टिविटी से काम चलता जाए। और बाकी जो पैसा बचा है, जैसे 8,50,000 जो बचा था हमारे एग्जांपल में, तो उसका क्या करेगी बैंक, बाकी पैसों का करता क्या है, बैंक अचार नहीं डालता है, वही वाली कहानी है। तो बैंक मेक यूज ऑफ डिपॉजिट्स टू मीट दी लोन रिक्वायरमेंट्स ऑफ द पीपल। तो जिन लोगों को लोन चाहिए ये लो लोन, बदले में हमें इंटरेस्ट रेट ज्यादा देना, ठीक है, ये काम होता है। तो बैंक मीडिएट, बैंक यहां पे क्या काम कर रहा है, ध्यान रखना, बैंक एक मीडिएटर का काम कर रहा है, ठीक है। मतलब क्या कर रहा है, बैंक डिपॉजिटर्स और बोरोवर्स के बीच में एक प्लेटफॉर्म बना के दे रहा है, ठीक है। तो बैंक मीडिएट्स बिटवीन दोज हु हैव सरप्लस फंड्स, ठीक है, द डिपॉजिटर्स, एंड दोज हु आर इन नीड ऑफ दीज फंड्स, ठीक है। और जिन लोगों को जरूरत होती है, तो उन लोग मतलब जिन लोगों को जरूरत है ना बोरोवर्स, तो बोरोवर को जरूरत होती है तो बोरोवर्स को क्या करता है, बैंक फंड दे देता है, ठीक है, कि ले जाओ आप, मेरा नहीं है, डिपॉजिटर का है, इसके लिए वापस भी देना होगा, इंटरेस्ट रेट ज्यादा देना होगा। तो ये चीज ध्यान रखना कि एक मीडिएटर का काम करती है बैंक बिटवीन द बोरोवर्स एंड डिपॉजिटर्स। बैंक चार्जेस
banks charge a higher interest rate on the loans than what they offer on deposits. This is the point. This is the point which you have to remember. ठीक है, बैंक सस्टेन कैसे कर पा रही है? तो बैंक ने जो डिपॉजिटर्स से पैसा डिपॉजिट किया उस पर उन्हें इंटरेस्ट रेट पे कर रही है, लेकिन जो बोरोवर्स को पैसा दिया उस पर चार्ज कर रही है इंटरेस्ट. तो बैंक की इनकम कहां से आती है? देखो क्वेश्चन क्या क्या बन सकते हैं. एक्सप्लेन द लोन एक्टिविटीज ऑफ बैंक्स. सीधा सटीक क्वेश्चन आ गया. ठीक है, हाउ डू बैंक्स मेक प्रॉफिट? तो बैंक्स प्रॉफिट कैसे बना रही है कि बैंक्स आर चार्जिंग अ हायर इंटरेस्ट रेट ऑन दी बोरोवर्स. ठीक है, जो बोरोवर्स है उनके ऊपर हायर इंटरेस्ट रेट चार्ज कर रही है देन व्हाट इज बीइंग पेड टू दी डिपॉजिटर्स. तो डिपॉजिटर्स को 5% ही वापस मिल रहा है. खैर डिपॉजिटर तो 5% में भी खुश है, लेकिन बैंक क्या कर रही है? बोरोवर से हाई इंटरेस्ट चार्ज कर रही है ताकि वो अपने एक्सपेंसेस को निकाल पाए, अपने प्रॉफिट को इंश्योर कर पाए. ठीक है, जो डिफरेंस रहेगा ना, द डिफरेंस बिटवीन व्हाट इज चार्ज the difference between what is charged from the borrowers and what is paid to the depositors is their main source of income. ठीक है, तो मेन सोर्स ऑफ इनकम क्या रहेगा? बैंक का डिफरेंस बिटवीन what is charged and difference between what is paid. दोनों के बीच में जो डिफरेंस है, जैसे 5% और 10% हमारा एग्जांपल था, तो उनके बीच का डिफरेंस जो होता है वो 5% बैंक की इनकम हो गई है. अब मैं उम्मीद करता हूं आपको सीधे सटीक तरीके से चीजें समझ में आ गई है. समझ में आया? ठीक है, तो ये क्या था? ये लोन एक्टिविटीज ऑफ बैंक्स थी. क्लियर हुआ? अब देखो क्या है, आपने मनी पढ़ लिया, अब क्रेडिट पढ़ना है. आपको मनी पढ़ लिया, अब क्रेडिट पढ़ना है. तो क्रेडिट वाला जो पार्ट है ना, वो क्रेडिट वाले पार्ट में क्या होता है? देखो आपने सुना होगा ना कि लोन तार भी सकता है और डुबा भी सकता है. मतलब लोन के सहारे आप ग्रो भी कर सकते हो और आपका कह सकते हैं एक तरह से बैंकरप्ट भी हो सकते हो. तो आप मतलब क्या हो रहा है, जैसे अगर ये बोरोवर्स थे फॉर एग्जांपल, मैंने बताया, तो बोरोवर्स में ये कोट वोट पहन के जो दो कैरेक्टर आए थे वो कौन थे? वो बिजनेसमैन थे. वो लोन लेंगे तो लोन लेके कुल्लू मनाली घूमने नहीं जाएंगे, वो उस लोन के पैसे से बिजनेस चलाएंगे. अगर वो 10% रीपे कर रहे हैं तो उन्होंने उस 10 लाख रुपए पे 50% पैसा भी कमाया होगा. ठीक है, तो लोन अगर प्रोडक्टिव इस्तेमाल करते हो तो लोन क्या करता है? आपको फायदा देगा. लोन को अगर आप क्या करो, प्रोडक्टिवली इस्तेमाल नहीं कर रहे हो तो वो आपको नुकसान देगा. तो क्रेडिट की अलग अलग सिचुएशंस हो सकती हैं. ठीक है, क्रेडिट की अलग अलग सिचुएशंस हो सकती है. तो 2 डिफरेंट क्रेडिट सिचुएशन वाला जो टॉपिक है ना, वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे. लूप करवा दिया मैंने, कनेक्ट करवा दिया है. नेक्स्ट वीडियो में हम उस टॉपिक के साथ मिलने वाले हैं. उम्मीद करता हूं चीजें आपको यहां तक समझ में आई है. विद दिस टुगेदर वी विल थैंक यू वेरी. हेलो एवरीबॉडी, दिस इज दिगराज सिंह राजपूत. वेलकम टू सोशल स्कूल. इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं? इस वीडियो में हम पढ़ेंगे 2 डिफरेंट क्रेडिट सिचुएशंस. 2 अलग अलग तरह की क्रेडिट सिचुएशंस क्या हो सकती है, उनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं, समझने वाले हैं. अब देखिए, यहां पे आपको कुछ चीजों को कनेक्ट करना होगा. पिछले वीडियो में हमने क्या पढ़ा था? पिछले वीडियो में हमने समझा था कि बैंक की लोन एक्टिविटीज क्या होती है. फाइन. अब बैंक की लोन एक्टिविटीज हमें समझ में आ गई थी कि आखिरकार बैंक पैसे का करता क्या है. अब पैसा जो है ना, तो वो या तो लोन आपके लिए फ्रूटफुल साबित होगा या फिर वो लोन आपको डेब्ट में डाल देगा. तो डेब्ट में कैसे डाल सकता है, फ्रूटफुल कैसे साबित होगा, ये दोनों चीजें जो है हम इस वीडियो में समझने वाले हैं. 2 अलग अलग स्टोरीज है हमारे पास, उनकी मदद से समझेंगे. ठीक है, तो क्रेडिट का मतलब क्या होता है? क्रेडिट सिचुएशंस यानी कि 2 अलग अलग लोन की सिचुएशंस. ठीक है, 2 अलग अलग लोन वाली सिचुएशंस. तो अब क्रेडिट का मतलब क्या है, लोन का मतलब क्या है? लोन का मतलब ये है, या फिर क्रेडिट का मतलब ये है कि लेंडर जो होता है, ठीक है, द लेंडर सप्लाइज द बोरोवर विथ मनी, गुड्स और सर्विसेज. 3 चीजें हैं. ठीक है, मनी, गुड्स और सर्विसेज इन रिटर्न फॉर द प्रॉमिस ऑफ फ्यूचर पेमेंट. ये चीज ध्यान रखना है. 1 मार्क्स में सीधा क्वेश्चन आ गया, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय क्रेडिट? क्रेडिट से क्या समझ में आता है? तो क्रेडिट से ये समझ में आता है कि जो लेंडर है ना, लेंडर मतलब क्या है कि जो लेंड कर रहा है. लेंड कर रहा है मतलब कि जो दे रहा है. ठीक है, क्या दे रहा है? वो गुड्स भी दे सकता है, पैसा भी दे सकता है, सर्विसेज भी दे सकता है. एग्जांपल समझते हैं. एग्जांपल क्या समझते हैं कि मान लो मैं आपके पास आया, मैंने बोला पैसे उधार दे दो यार थोड़े से, तो आपने बोला ले लो सर. ठीक है, आप पे तो विश्वास से आप वापस लौटा ही दोगे. तो क्या हो रहा है कि आप मुझे पैसे उधार दे रहे हो. ठीक है, पैसे उधार दे रहे हो किस होप में? ठीक है, मतलब मैं आपसे ये प्रॉमिस कर रहा हूं ना, रिटर्न फॉर द प्रॉमिस ऑफ फ्यूचर पेमेंट. तो मैं आपसे, आप लेंडर हो, आप मुझे पैसे दे रहे हो, तो मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि मैं आपको भविष्य में लौटा दूंगा. ठीक है, लौटा दूंगा. मैं तो किसी और, मतलब आपके दोस्त को दोगे तो दोस्तों का काम बड़ा खराब रहता है. कैसा कि पैसे यार दे दूंगा वापस, लेकिन वो लौटाते नहीं है. ठीक है, तो मैं लौटाने वाला दोस्त बनूंगा आपका. ठीक है, तो ये हो गया. तो द लेंडर सप्लाइज द बोरोवर विथ मनी, गुड्स और सर्विसेज इन रिटर्न फॉर द प्रॉमिस ऑफ फ्यूचर रीपेमेंट. ठीक है, आगे से हमने गुड्स भी हो सकते हैं. अब क्या होता है, जरूरी थोड़ी ना कि उधार हमेशा पैसे ही मांगे जाए. उधार आप गुड्स भी मांग सकते हो. फॉर एग्जांपल क्या है कि भाई आप शॉपकीपर हो, आप होलसेलर के पास गए, होलसेलर से आपने क्या बोला, अभी दे दो सामान, मैं बेच दूंगा, मेरे पास पैसा जाएगा, मैं आपको पैसा लौटा दूंगा. ठीक है, तो क्रेडिट पे गुड्स लेना होगा वो. ठीक है, तो गुड्स ब्रॉट ऑन क्रेडिट. लोन लिया आपने, किसका? गुड्स का लोन ले लिया एक तरह से. सर्विसेज,
सर्विसेज मतलब क्या है कि आपने घर बनाया, आपने क्या करा, एक ऑफिस बनाया, उस ऑफिस में आपने इलेक्ट्रिशियन से सारा काम करवा लिया, उस इलेक्ट्रिशियन को क्या कहा कि आज काम कर जाओ, जब 1 महीने बाद हमारे पास पैसा आने लगेगा तो हम आपको पैसा लौटा देंगे। ठीक है, तो इस तरह से क्या होता है, इस तरह से जैसे अगर आप समझोगे तो एक क्रेडिट सिचुएशन ये भी होती है। ठीक है, एक क्रेडिट सिचुएशन यह भी होती है। इतनी चीजें आपको समझ में आई यहाँ पे। ठीक है, इतनी चीजें अगर समझ में आई तो हम एक कदम और आगे बढ़ते हैं। एक कदम और क्या आगे बढ़ते हैं कि आपको क्रेडिट समझ में आ गया, तो अब ये क्रेडिट फ्रूटफुल होगा या फिर आपको डेट में डाल देगा। डेट में मतलब कर्ज में डाल देगा, डेट ट्रैप में फंसा देगा। तो वो किस चीज पे डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है कि आपकी क्रेडिट सिचुएशंस क्या है। ठीक है, तो हमारे पास में 2 क्रेडिट सिचुएशंस है, एक स्टोरी है सलीम की और दूसरी स्टोरी है स्वप्ना की। अब ये स्टोरी ऐसा नहीं कि हमें एक एक कैरेक्टर याद करना है कि किसके साथ क्या हुआ, बाकी ये अंडरस्टैंडिंग के लिए दी गई है स्टोरीज। तो पहले किसकी स्टोरी पढ़ते हैं हम, स्टोरी ऑफ सलीम। ठीक है, तो सलीम की स्टोरी में ऐसा है कि सलीम वाज अ शू मैन्युफैक्चरर, शू वेंडर कह सकते हैं हम, कि जूते बनाता था। उसे फेस्टिवल वाले सीजन में क्या होता है, 3000 जूतों का ऑर्डर मिल जाता है कि 3000 जूते बना लो। अब सलीम तो ये सोचेगा ना कि मैं कैसे बना लूंगा, मशीन थोड़ी ना हो, उसे कुछ लोगों की मदद लगेगी, उसने कुछ लोगों को हायर कर लिया, कुछ रॉ मटेरियल लगेगा, और ये पूरा सामान जब वो सप्लायर को, मतलब जिसने ऑर्डर दिया उससे दे देगा, तब पैसे मिल जाएंगे 3000 जूतों के। लेकिन उसके सामने सिचुएशन ये थी कि अभी लोगों को हायर करना है, रॉ मटेरियल लाना है, पैसा कहां से आएगा। तो वो किसके पास जाता है, वो जाता है लेदर सप्लायर के पास में। लेदर सप्लायर से बोलता है कि प्लीज गिव मी लेदर ऑन क्रेडिट। उसके पास पैसा नहीं था, उसने लोन ले लिया। एक सिचुएशन ये है कि आपने रॉ मटेरियल का लोन ले लिया, जब कल को पैसा आएगा तो मैं लौटा दूंगा आपको। ठीक है, मैं आपको लौटा दूंगा, इस तरह की बात कर ली। तो सलीम की यहाँ पे कहानी समझ में आई ना आपको। सलीम की कहानी क्या है, सिंपल सी है कि वो गया, ठीक है, ही वेंट टू लेंडर एंड लेंडर सप्लाइड हिम, ठीक है, द गुड्स ऑन क्रेडिट। ठीक है, क्यों, फॉर दी प्रॉमिस ऑफ फ्यूचर पेमेंट, की वो फ्यूचर में पेमेंट कर देगा उस चीज की। तो उसने उस तरह से लेदर ले लिया। फिर क्या है, जिसने ऑर्डर दिया था उसी से उसने पैसे ले लिए एडवांस, बोल दिया कि तुम्हें 3000 जूते चाहिए ना, 1000 जूते के पैसे अभी दो, मैं बना के दे दूंगा 3000 पूरे, और बाकी के 2 के बाद में दे देना। और इस तरह से क्या है कि जो टाइमलाइन दी थी उस टाइमलाइन तक उसने अपना काम कर दिया, उसने अपना काम कर दिया, उसको पैसे मिल गए, पैसे मिल गए, उसका जिससे जो भी लेना देना था दे दिया, और उसने प्रॉफिट भी कमा लिया। तो ये क्रेडिट सिचुएशन कैसी है, ये क्रेडिट सिचुएशन है मुस्कुराओ वाली। क्यों मुस्कुराओ वाली, कि यहां पे आप देखोगे तो क्रेडिट प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, अ वेरी हेल्पफुल रोल फॉर सलीम। समझ में आ गया। तो सलीम की गाड़ी चल पड़ी लोन से। अब दूसरी स्टोरी आती है, स्टोरी ऑफ स्वप्ना। अब स्वप्ना क्या है, मूंगफली की खेती करती है। मूंगफली समझते हो ना, मूंगफली में दाना नहीं, हम तुम्हारे नाना नहीं, बचपन में सुना था ऐसा। तो मूंगफली की खेती करती है। अब पता है खेती जो होती है ना, अधिकतर आपने सुना होगा, आई डोंट नो, मेनी ऑफ यू आर फ्रॉम रूरल बैकग्राउंड, आप में से कुछ बच्चे रूरल बैकग्राउंड से भी है ना, तो आपने सुना होगा कि खेती का एक जुआ है। जुआ कैसे है कि यू आर मतलब व्हेन यू आर परफॉर्मिंग एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज, यू हैव टू कंसीडर मल्टीपल फैक्टर्स। सब कुछ अच्छा था, मौसम खराब हो गया, फसल खराब हो गई, तो पैसे, मतलब खेती में भी आपको पैसा लगाना पड़ता है पहले, तो वो आपका पूरा पैसा चले गया, आप घाटे में चले जाते हो। ठीक है, तो स्वप्ना ने भी क्या सोचा, लेकिन ऑप्टिमिस्टिक तो रहना पड़ेगा ना। नो वन इज मोर ऑप्टिमिस्टिक देन अ फार्मर। ठीक है, किसान से ज्यादा कोई ऑप्टिमिस्टिक नहीं होता है। हर साल वो बीज लगाता है इस उम्मीद में कि फसल तो आएगी ही आएगी। तो वैसे ही स्वप्ना ने भी क्या सोचा कि अब खेत है तो खेती तो करना पड़ेगी। तो स्वप्ना ने क्या लिया, लोन लिया। लोन लेके उसने सोचा कि मेरी फसल आएगी जब मैं रीपे कर दूंगी। लेकिन वही वाली बात है कि मौसम बिगड़ गया, पेस्ट वगैरह लग गए, उसके चलते उसकी फसल खराब हो गई। अब फसल खराब हो गई तो जो लोन लिया था उस लोन पे इंटरेस्ट भी बढ़ रहा था। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल, जैसे एक एग्जाम्पल बनाते हैं, हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल, कि स्वप्ना ने 10,000 रुपए का लोन लिया था। ठीक है, 10,000 रुपए का लोन लिया था। अब उस पर उसका इंटरेस्ट और देना पड़ेगा 1,000 रुपए। ठीक, अब क्या होता है, ये पूरी सिचुएशन थी, अब लेकिन फसल ही नहीं हो पाई, तो क्या होता है, फसल नहीं हो पाई, उसकी कमाई 0 रुपए की हुई, लेकिन उसके ऊपर कर्जा चढ़ गया 11,000 रुपए का। 11,000 रुपए का कर्जा चढ़ गया है। अब क्या है, अब यही वाली बात है कि 11,000 चुकाएगी कैसे वो, तो चुकाने का एकमात्र उसके पास रास्ता यही है कि वो फिर खेती करे, लेकिन फिर खेती करने के लिए फिर पैसा लगेगा। तो उसने 10,000 रुपए का फिर लोन लिया। ठीक है, 10,000 रुपए का फिर लोन लिया, इस पर इंटरेस्ट फिर 1,000 रुपए देना पड़ेगा। अब होपफुली अगर इस साल उसकी फसल अच्छी हो भी गई होती है, मान लो इस साल उसकी अगर अच्छी फसल हो गई है, तो यहां पे क्या अच्छी फसल हो भी गई तो अच्छी कितनी होगी, खूब से खूब 25,000 की होगी। ठीक है, खूब से खूब 25,000 की होगी। तो इतना पैसा जो उसने कमाया वो पूरा का पूरा जो उसका बैकलॉग था उसको रीपे करने में निकल जाएगा। अब अगले साल फिर वो उस मोड़ पे खड़ी है कि फिर से लोन लेना पड़ेगा। अगले साल अगर फिर फसल खराब हो गई तो वो एक साइकिल में फंस जाएगी। ठीक है, तो आप यहां क्या देख रहे हैं कि स्वप्ना की जो कहानी है, ठीक है, स्वप्ना की जो कहानी है, तो वहां पे स्वप्ना के केस में क्रेडिट ने उसे डेट ट्रैप में फंसा दिया। ठीक है, डेट ट्रैप में फंसना मतलब क्या है कि आप कर्ज के एक साइकिल में फंस गए हो। ठीक, और स्पेसिफिकली जैसे अगर आप देखोगे तो रूरल एरियाज की अगर हम बात करें तो मोस्ट ऑफ द टाइम इन रूरल एरियाज क्रेडिट इज यूज्ड
फॉर परफॉर्मिंग दी एक्टिविटीज सच एज बाइंग दी सीड्स, ठीक है, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, इन सारी चीजों को खरीदने के लिए लोन लिया जाता है। अब इन सारी चीजों को खरीदने के लिए आपने लोन ले लिया और अगर फसल नहीं हुई तो फिर क्या होगा, फिर आप एक तरह से फिर से लोन लेने जाओगे और आप एक साइकिल में बंध जाओगे, ठीक है। तो यहां पे क्या हो रहा है इस केस में, सेकंड केस में क्रेडिट इज पुशिंग दी बोरोवर इनटू अ डेट ट्रैप, ठीक है, एक साइकिल में डाल दे रहा है, धक्का दे रहा है, जहां से रिकवरी क्या हो जा रही है, डिफिकल्ट पॉसिबल हो रही है, मतलब रिकवरी डिफिकल्ट सी लग रही है, ठीक। ये किसकी केस थी, ये स्वप्ना की केस थी, सेकंड केस था। तो अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, मुस्कुराओ जरा आप लोग भी और इस सवाल का जवाब दो। देखो तो क्वेश्चन सिंपल क्या बन सकता है यहां पे, व्हाट आर दी टू डिफरेंट क्रेडिट सिचुएशंस। अब क्रेडिट विल प्ले कह सकते हैं क्रेडिट विल प्ले अ हेल्पफुल रोल और अ सिचुएशन वेयर द बोरोवर विल फॉल इनटू द डेब्ट ट्रैप, ठीक है, डिपेंड्स ऑन द रिस्क इन्वॉल्व्ड इन इट, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना है, अगर यही क्वेश्चन बन के आ गया तो आपको एक्सप्लेन करना होगा कि क्रेडिट में बी फ्रूटफुल एज वी हैव सीन इन द केस ऑफ सलीम, ठीक है। अब स्टोरी नहीं लिख के आना है, ठीक है, एंड इट मे प्रूव हार्मफुल फॉर दी मेनी पीपल एज वी हैव सीन इन द स्टोरी ऑफ स्वप्ना। तो दोनों केस हो सकते हैं। अब क्या क्रेडिट, अब मतलब बोलो सर हाथ देख के बता दो कि हम लोन लेंगे तो हम सक्सेसफुल होंगे कि नहीं होंगे, तो ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। आपका लोन आपके लिए फ्रूटफुल या हार्मफुल साबित होगा या नहीं होगा, वो डिपेंड करता है इस चीज पे कि उसमें रिस्क कितना इन्वॉल्व है, ठीक है। तो स्टोरी ऑफ सलीम अगर जैसे देखें तो सलीम के केस में जो उसने लोन लिया तो उस लोन से सलीम की मदद मिली है, ठीक है। द क्रेडिट हेल्प्ड हिम, ठीक है, हेल्प्स हिम टू मीट द ऑनगोइंग एक्सपेंसेस ऑफ प्रोडक्शन, कंप्लीट प्रोडक्शन ऑन टाइम एंड देयरबाय इंक्रीजिंग हिज अर्निंग्स। तो यहां पे सलीम को मदद मिली है, ठीक है। तो क्रेडिट देयरफॉर प्लेज अ वाइटल एंड पॉजिटिव रोल इन दिस सिचुएशन। यहां पे सलीम के केस में क्रेडिट ने एक वाइटल और पॉजिटिव रोल प्ले किया। अगर वही स्वप्ना की अगर बात की जाए तो स्वप्ना के केस में क्या होता है, क्रेडिट पुश्ड हर इन डेब्ट ट्रैप, ठीक है। डेब्ट ट्रैप का मतलब क्या है कि स्वप्ना को एक तरह से एक जाल में फंसा दिया गया। किस चीज के जाल में, कि वो उसने लोन लिया, लोन लेके इंटरेस्ट भी बढ़ गया, फसल भी नहीं हो पाई, तो आगे और खेती करने के लिए फिर लोन, और लोन के लोन ऊपर बढ़ते चले गए, और वो कह सकते हैं क्या है कि क्रेडिट उसके लिए हार्मफुल साबित हो गया यहां पे, ठीक है। तो द फेलियर ऑफ क्रॉप मेड लोन रीपेमेंट इंपॉसिबल, शी हैड टू सेल पार्ट्स ऑफ द लैंड टू रीपे लोन, ठीक है। और अब क्या हो जाएगा, जब बहुत ज्यादा कर्ज बढ़ जाएगा, ठीक है, फसल हो नहीं रही, तो फिर क्या करना पड़ता है, स्वप्ना जैसे केस में जमीन बेच देना पड़ती है, ठीक है। तो इस तरह से क्या हो गया, वो एक डेट ट्रैप में फंस गई है, उसके लिए क्रेडिट हार्मफुल साबित हो गया। अब अगर हम एनालाइज करें, ठीक है, अब अगर हम एनालाइज इसको ऐसे करें कि क्रेडिट आपके लिए फ्रूटफुल साबित होगा या हार्मफुल साबित होगा, तो इट विल डिपेंड, ठीक है, किस चीज पे डिपेंड करेगा, वेदर क्रेडिट वुड बी यूजफुल और नॉट। Therefore, it depends on the risk in the situation and whether there is some support in case of loss or not. ठीक है, तो रिस्क कितना है और अगर आपको लॉस हो रहा है तो सपोर्ट मिलेगा कि नहीं। अब मान लो क्या, जैसे कि सलीम एक अच्छा थोड़ा मैन्युफैक्चरर होता, उसने इंश्योरेंस वगैरह लेके रखा होता, तो अगर लॉस हो जाता तो वो इंश्योरेंस से बच सकता था। लेकिन ऐसी सिचुएशन में तो कुछ इंश्योरेंस भी नहीं रहता है, गवर्नमेंट के द्वारा रहते हैं, कुछ कम मिलेंगे लेकिन कोई भरोसा नहीं रहता है। तो दीज आर द टू डिफरेंट क्रेडिट सिचुएशंस। तो वेदर द क्रेडिट विल बी फ्रूटफुल और हार्मफुल विल डिपेंड ऑन द रिस्क इन्वॉल्व्ड एंड वेदर देयर इज सम सपोर्ट इन केस ऑफ लॉस और नॉट। सो दीज आर द टू थिंग्स। आगे ना समझ में, तो ये पूरी कहानी थी जो मैंने आपको समझाई। मैं आशा करता हूं, उम्मीद करता हूं कि आपको टॉपिक समझ में आया है। नेक्स्ट वीडियो में देखो एक चीज और समझना कि क्रेडिट की यूजफुलनेस, क्रेडिट की फ्रूटफुलनेस या हार्मफुलनेस डिपेंड करती है टर्म्स ऑफ क्रेडिट पे। तो टर्म्स ऑफ क्रेडिट क्या होता है ये हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। नेक्स्ट वीडियो टर्म्स ऑफ क्रेडिट का होगा हमारा। अभी के लिए इसी के साथ साइन ऑफ करते हैं। टुगेदर वी कैन, वी विल। थैंक यू वेरी मच। हेलो एवरीबॉडी, दिस इज दिगराज सिंह राजपूत। वेलकम टू सोशल स्कूल। इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे टर्म्स ऑफ क्रेडिट के बारे में। टर्म्स ऑफ क्रेडिट अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। क्या होता है ना, एग्जाम के पर्सपेक्टिव से एक चीज बताता हूं, जब मनी एंड क्रेडिट चैप्टर उठाया जाता है, टीचर जो है, मैं भी टीचर हूं ना, तो मैं बता रहा हूं पर्सपेक्टिव है। क्या होता है कि जब पेज पलट रहे होते हैं, टॉपिक समझ नहीं आता, क्या दे 2 नंबर या 3 नंबर में क्वेश्चन देना, उठा के बोल देते हैं हाँ व्हाट इज टर्म्स ऑफ क्रेडिट बताओ। जब मेहनत नहीं करना चाहते हैं टीचर, मैं तो ऐसा घुमा के देता हूं, मजा आ जाता है, ठीक है। तो टर्म्स ऑफ क्रेडिट उस पर्सपेक्टिव से एक 2 नंबर का 3 नंबर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। पहला सवाल ये बनता है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय टर्म्स ऑफ क्रेडिट। ठीक, टर्म्स ऑफ क्रेडिट से आप क्या समझ में आता है। अब हमने पिछले वीडियोस में क्या देखा, देखो पिछले वीडियोस में हमने ये देखा कि 2 अलग अलग क्रेडिट सिचुएशन क्या हो सकती है, ठीक है, बैंक की लोन एक्टिविटीज क्या होती है, तो उसी से जुड़ा हुआ है कि क्रेडिट का मतलब होता है लोन। तो अब जब लोन लेने जाओगे ना आप, तो लोन ऐसे ही नहीं दे देंगे कि लोन ले लो, ठीक है। लोन के लिए आपको क्या होगा कि कुछ कंडीशन, कुछ टर्म्स को समझना होगा, उन टर्म्स के अकॉर्डिंग आपको लोन दिया जाएगा। या फिर हम ऐसा कह सकते हैं कि दी डिफरेंट सिचुएशन एंड टर्म्स, ठीक है, विच आर एसोसिएटेड विद क्रेडिट, क्रेडिट इज इक्वल टू लोन, ठीक है। लोन से जुड़ी हुई अलग अलग सिचुएशन और टर्म्स जो है वो
टर्म्स ऑफ क्रेडिट होती है। सिंपल सटीक तरीके से समझा दिया मैंने आपको। अब एग्जाम में कैसे लिख के आओगे, ठीक है, इंपॉर्टेंट वो लिखना है। तो अगर जैसे वहां बात की जाए तो व्हाट इज टर्म्स ऑफ क्रेडिट, तो व्हाट इज टर्म्स ऑफ क्रेडिट में जैसे आप ये लिख सकते हो, इंटरेस्ट रेट, कोलेट्रल एंड डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट, ठीक है, डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट एंड द मोड ऑफ रीपेमेंट टुगेदर कंप्राइजेस व्हाट इज कॉल्ड द टर्म्स ऑफ क्रेडिट, ठीक है। तो ये सारी चीजें क्या होती है, ये सारी चीजें मिलके टर्म्स ऑफ क्रेडिट बनती है। अब ये जो भारी भारी से नाम लग रहे हैं ना कि सर ये क्या बाउंसर मार दिया, इंटरेस्ट रेट, कोलेट्रल क्या होता है, तो ये सारी चीजें समझाऊंगा। बाकी डेफिनेशन की अगर बात करें ना तो इंटरेस्ट रेट मतलब कि जो इंटरेस्ट चार्ज होने वाला है, ठीक है, लोन लिया उस पे, कोलेट्रल मतलब आपने क्या गिरवी रखा, डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट मतलब क्या है कि वो पेपर वर्क, एंड दी मोड ऑफ रीपेमेंट, क्या आप रीपे कैसे करोगे, लोन को रीपे कैसे करोगे, ठीक है। ये सारी चीजें मिलके क्या बनती है, टर्म्स ऑफ क्रेडिट बनती है। प्लस इसमें एक टिप लेते जाओ मुझसे, प्लस क्या है, प्रिंसिपल अमाउंट भी लिख दो। प्रिंसिपल अमाउंट मतलब क्या है कि मान लो 1 लाख रुपए का लोन दिया तो ऐसा थोड़ी ना कि इंटरेस्ट पे कर दोगे, टाटा बाय बाय हो गया, आपको वो 1 लाख रुपए भी तो वापस करना होंगे। तो आप ये भी लिख सकते हो, ठीक है, इंप्रेस करने के लिए एग्जामिनर को, ठीक। तो यहाँ पे प्रिंसिपल एल वाला है ना, हाँ, प्रिंसिपल अमाउंट भी लिख सकते हो, प्रिंसिपल अमाउंट। तो ये सारी चीजें मिलके क्या बनती है, टर्म्स ऑफ क्रेडिट बनती है। अभी एक एक करके सबको समझाऊंगा। अब देखो क्या है, बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर वो याद नहीं रहते कितनी सारी चीजें हैं। एक निंजा टेक्निक में आपको बताता हूं, ठीक है। तो हम एक ट्रिक क्या बना सकते हैं यहाँ पे, डोकोमो इंटरनेट, ठीक है, डोकोमो की एक सिम आया करती थी एक समय में, अभी तो क्या है रेस्ट इन पीस हो गई है, बंद हो गई है, लेकिन पहले एक डोकोमो की सिम चला करती थी। तो वो डोकोमो इंटरनेट आपके लिए आसान कर देगा। तो डो से क्या हो जाएगा, डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड, को से कोलेट्रल, मो से मोड ऑफ रीपेमेंट, और इंटरनेट से मतलब इंटरेस्ट चार्ज। तो टुगेदर कंप्राइजेस टर्म्स ऑफ क्रेडिट। डोकोमो इंटरनेट, डोकोमो की सिम में इंटरनेट चलता है, ध्यान रहेगा। हमेशा के लिए याद हो गया, मुस्कुरा रहे हो तो हमेशा के लिए टर्म्स ऑफ क्रेडिट हमें याद हो गया यहाँ पे। अब अगर हम समझे ना, एक एक चीज मैं आपको समझा दूं। क्या होता है कि कुछ टीचर जो मैं बता ना घुमा के देते हैं, तो घुमा के देने वाले क्या है कि कोलेट्रल पूछ लेंगे आपसे, कोलेट्रल क्या होता है बताओ, ठीक है। तो आप वो समझते हैं। तो टर्म्स ऑफ क्रेडिट में व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इंटरेस्ट रेट अंडर टर्म्स ऑफ क्रेडिट, एक्सप्लेन 1 मार्क्स में। तो अब क्या है, इंटरेस्ट रेट क्या होता है कि बोरोवर मस्ट पे अ स्पेसिफिक अमाउंट टू द लेंडर अलोंग विद द रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल, ठीक है। तो जो प्रिंसिपल अमाउंट है, 1 लाख का लोन लिया वो तो ठीक है, लोन दिया हमने आपको, लेकिन बदले में हम आपसे क्या बोल रहे हैं कि 10% ब्याज दे देना मुझे सालाना। तो आप मुझे जब लौटाओगे ना तो 1 लाख रुपए तो दोगे ही, उस पर थैंक यू नहीं बोलना है, उस पर 10% इंटरेस्ट रेट चार्ज होगा, तो आपको 1,10,000 देना होगा मुझे, ठीक है। वो क्या हो गया, इंटरेस्ट रेट हो गया। टर्म्स ऑफ क्रेडिट में इंटरेस्ट रेट आता है, इंटरेस्ट रेट के बाद आता है कोलेट्रल। कोलेट्रल क्या होता है, देखो अब समझो। तो कोलेट्रल का मतलब ये होता है कि आप क्या, मतलब कोलेट्रल को आप ऐसे भी समझ सकते हो क्या कि कोलेट्रल क्या एक तरह का सिक्योरिटी है, ठीक है। कोलेट्रल एक तरह की सिक्योरिटी है, सिक्योरिटी अगेंस्ट लोन्स। अब मान लीजिए, कंडीशन बता रहा हूं कि कोलेट्रल की पहले जरूरत क्यों पड़ती है, मतलब इसको आसान शब्दों में अगर बताया जाए तो जो गिरवी रखते हैं ना सामान, वो होता है कोलेट्रल। अब इसकी जरूरत क्यों पड़ती है, फॉर एग्जांपल समझो कि ऐसा हो रहा है, मान लीजिए आप बड़े आत्माराम तुकाराम भिड़े टाइप गए, ठीक है, कि मैं बहुत ईमानदार हूं, मुझे लोन दे दो। तो बैंक बोलेगी आप ईमानदार गोकुलधाम सोसाइटी में हो, ठीक है, लेकिन आपको यहां क्या है, यहां आपको ये गारंटी देना पड़ेगा, आपको एक सिक्योरिटी देना पड़ेगी कि आप लोन रीपे कर पाओगे। बोलोगे मेरी जुबान से बढ़ के और कुछ गारंटी है क्या, लेकिन क्या है कि मान लीजिए कि आपकी सिचुएशन सही नहीं रही है, आप घाटे में चले गए, तो फिर कैसे लोन रीपे करोगे। तो बैंक फिर जुबान का क्या आचार डालेगी, नहीं ना। तो बैंक क्या देखती है, सिक्योरिटी देखती है। तो कोलेट्रल यानी कि आपके पास क्या ऐसा एसेट है, ठीक है, क्या आपके पास ऐसा सामान है जिसे आप गिरवी रख सकते हो। तो मान लीजिए क्या कि आपने गिरवी रख दी, क्या अपने घर के पेपर आपने गिरवी रख दी है, ठीक है। और क्या होता है कि अगर आप लोन रीपे नहीं कर पा रहे हो तो बैंक क्या करेगा, फिर आपका घर बेच के वो जो लोन अमाउंट था उससे कम से कम रिकवर कर सकता है। तो कभी भी जब क्रेडिट दिया जाएगा, लोन दिया जाएगा, तो उसके अगेंस्ट में कुछ टर्म्स होंगी, उन टर्म्स में इंटरेस्ट रेट एक इंपॉर्टेंट हो जाता है। कोलेट्रल दूसरी चीज होती है, ठीक है। कोलेट्रल क्या हो जाता है, तो कोलेट्रल एक सिक्योरिटी की तरह इस्तेमाल किया जाता है, सिक्योरिटी अगेंस्ट लोन की तरह इस्तेमाल किया जाता है। कोलेट्रल है क्या, लिखोगे क्या आत्माराम तुकाराम भिड़े लिख के आओगे, नहीं, ठीक है। तो उसमें क्या लिखोगे आप, कोलेट्रल इज एन एसेट दैट द बोरोवर ओन्स, ठीक है। मतलब बोरोवर जो रहता है ना, मतलब जो उधार ले रहा है, तो उधार लेने जाएगा तो उसका कोई एसेट जो है ना वो बैंक गिरवी रख लेती है, ठीक है। तो कोलेट्रल इज एन एसेट दैट द बोरोवर ओन्स सच एज लैंड, बिल्डिंग, व्हीकल, लाइवस्टॉक्स, डिपॉजिट्स विथ बैंक एंड यूजेस दिस एज अ गारंटी टू अ लेंडर until the loan is repaid, ठीक है। तो क्या हो रहा है
कि इस चीज को गारंटी की तरह इस्तेमाल किया जाता है जब तक लोन रीपे नहीं किया जा रहा है। फॉर एग्जांपल क्या है कि मान लीजिए आपकी एक बिल्डिंग है, तो अब ऐसा नहीं कि आप बिल्डिंग उठा के बैंक में गिरवी रख दोगे, बिल्डिंग के पेपर रख दोगे आप, ठीक है, बिल्डिंग के पेपर रख दोगे और बैंक से बोल दोगे कि अगर मैं आपका लोन रीपे नहीं कर रहा हूं ना तो आप इस बिल्डिंग को बेच देना। और एक चीज और बताता हूं मैं आपको, ठीक है, आउट ऑफ द बॉक्स जाके, कि कोलेटरल हमेशा बैंक क्या करती है, जितने का लोन ले रहे हो ना उससे ज्यादा का रखती है। मान लो आपने 1 लाख रुपए का लोन लिया तो आपके कुछ 1 लाख मतलब 1.5 लाख या 2 लाख के सामान को गिरवी रखा जाता है। वो आपका व्हीकल हो सकता है, आपके पेपर्स हो सकते हैं किसी चीज के, बैंक के, ये सारी चीजें। किसी बच्चों को यहाँ पे डाउट हो सकता है क्या कि डिपॉजिट्स विद बैंक, अगर बैंक में पहले से पैसा है तो फिर लोन क्यों लेंगे सर, बैंक का पैसा निकाल लो ना। नहीं, डिपॉजिट विद बैंक मान लो क्या, किसी को सामान चाहिए कुछ, ठीक है, क्रेडिट पे सामान चाहिए किसको, रिटेलर को होलसेलर से। अब होलसेलर बोल रहा है कि क्या गारंटी कि तुम मुझे 1 महीने बाद लौटा दोगे, तो वो क्या बोलता है, अगर नहीं लौटा पाए 1 महीने बाद तो ये देख लो मेरे बैंक में इतना पैसा है लेकिन मुझे उधार पे चाहिए तुमसे, वो बैंक के उस एफडी को नहीं तोड़वाना चाह रहा हूं मैं, ठीक है। तो डिपॉजिट्स विद बैंक्स को भी क्या है, एक तरह से टर्म्स ऑफ क्रेडिट में कोलेटरल की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। समझ में आ रही है ना मेरी बात, आपको क्या कहना चाह रहा हूं। तो कोलेटरल इज एन एसेट दैट द बोरोवर ओन्स सच एज लैंड, बिल्डिंग, व्हीकल, लाइवस्टॉक्स, डिपॉजिट्स विद बैंक, और इसे गारंटी की तरह इस्तेमाल किया जाता है until the loan is repaid। अगर मान लो कि आपने लोन रिपे नहीं कर पा रहे तो बैंक क्या करता है, इस गारंटी को, इस सिक्योरिटी को बेच देता है, ठीक है। आपका लोन का 1 लाख रुपए अमाउंट काट लिया और बचे कुछ, मान लो अगर 2 लाख की प्रॉपर्टी थी तो 1 लाख रुपए आपके हाथ में, ठीक है, सप्रेम भेंट देके अपना लोन साफ कर लेगा। तो इस तरह से क्या होता है, टर्म्स ऑफ क्रेडिट में कोलेटरल होता है। डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट, अब क्या होता है डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट में, डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट में आपका नाम, पता, स्टाम्प पेपर और ये सारी चीजें जो होती है ना, पेपर वर्क जिसे हम कहते हैं, वो डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट में आ जाएगा। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। अब क्या होता है आगे, अभी आप पढ़ोगे फॉर्मल सेक्टर, इनफॉर्मल सेक्टर, सारी चीजें आपको मैं समझाऊंगा। तो वहां पे क्या होता है कि ये टर्म्स ऑफ क्रेडिट जो रहती है ना, इनफॉर्मल सेक्टर में कुछ नहीं है, सब हवा में, कुछ गिरवी भी नहीं रखा जाता है, गिरवी रखा भी जाता है तो बहुत कुछ रख लिया जाता है, इंसान के इंसान को गिरवी रख लेते हैं कभी कभी, तो ठीक है। और डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट की जो नीड है, तो अब बैंक में आप ऐसा थोड़ी ना कि आप बोल दोगे मेरा दोस्त है इसको लोन दे दो, प्रॉपर एक क्या होता है, केवाईसी वगैरह सारी चीजें होती है। तो डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड इज आल्सो पार्ट ऑफ टर्म्स ऑफ क्रेडिट। एंड मोड ऑफ रीपेमेंट, मोड ऑफ रीपेमेंट मतलब क्या है, डोकोमो इंटरनेट हो गया। तो मोड ऑफ रीपेमेंट में कि आप लौटाओगे कैसे, ठीक है, आप इंस्टॉलमेंट में लौटाओगे। तो जैसे किसी ने लोन ले लिया, फिर क्या है, महीने के महीने एक सैलरी में से हिस्सा कटता चले जाता है, ठीक है, तो वो एक इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक, इंस्टॉलमेंट में लौटा दोगे आप। लमसम कैश, लमसम कैश मतलब क्या है कि आप एक साथ पूरा पैसा भर दोगे, ठीक है, लमसम कैश। गोल्ड, प्रॉपर्टी, किस तरह से लौटाओगे आप, ठीक है। तो मोड ऑफ रीपेमेंट में आप किस तरह से लौटाओगे, ये मोड ऑफ रीपेमेंट का पार्ट हो जाता है। यही मेरी बात समझ में, मोड ऑफ रीपेमेंट, प्रिंसिपल अमाउंट तो रहेगा ही रहेगा, वो तो देना ही देना होगा ना। तो ये सारी चीजें साथ में एक साथ मिलकर क्या बनती है, टर्म्स ऑफ क्रेडिट बनती है। इज दैट क्लियर? अब एकदम क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए कि टर्म्स ऑफ क्रेडिट समझ में आ गया। अब यहां पे एक चीज ये है, ये पॉइंट का ध्यान रखना कि टर्म्स ऑफ क्रेडिट में वेरी डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द लेंडर एंड द बोरोवर। मतलब कि लेंडर जो है, जो लोन दे रहा है, और बोरोवर जो लोन ले रहा है, उन दोनों के नेचर पर डिपेंड कर सकता है। उन दोनों के नेचर पे टर्म्स ऑफ क्रेडिट जो है वो वेरी कर सकती है। कहीं टर्म्स ऑफ कंडीशन फेयर रह सकती है, कहीं टर्म्स ऑफ कंडीशन ऐसी भी हो सकती है 21 दिन में पैसा डबल टाइप से। आगे समझे, इस चीज का एसेंस समझ रहे हो आप? एसेंस क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल इनफॉर्मल सेक्टर जो होता है, तो इनफॉर्मल सेक्टर में क्या होगा, टर्म्स ऑफ क्रेडिट जो होगी बहुत हार्श हो सकती है, इंटरेस्ट रेट बहुत ज्यादा चार्ज हो सकता है, ठीक है। कोलेटरल में वो पूरा का पूरा क्या, परिवार को गिरवी रख सकते हैं उनके, ठीक, क्योंकि वहां पे इनफॉर्मल सेक्टर में तो क्या है कि मनी लेंडर है, उसने पैसा दे दिया, मन चाहा ब्याज लगाया, वो समस्याएं रहती है, ठीक है। और वैसे ही फॉर्मल सेक्टर में टर्म्स ऑफ क्रेडिट जो रहेगी वो क्या रहेगी, जेन्युइन रहेगी। जैसे बैंक वगैरह जो होता है ना, तो गवर्नमेंट सुपरवाइज कर रही होती है, जो भी मन में आ रहा है वो इंटरेस्ट रेट नहीं लगा रहे हैं, ठीक है। तो वहां चीजें क्या होती है, थोड़ी सी जेन्युइन होती है। तो ये जो टर्म्स ऑफ क्रेडिट है, टर्म्स ऑफ क्रेडिट में जो अलग अलग सिचुएशंस होंगी ना, तो दे में वेरी डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द लेंडर एंड द बोरोवर। तो लेंडर और बोरोवर के नेचर पे डिपेंड करता है कि टर्म्स ऑफ क्रेडिट क्या होगी, क्या नहीं होगी। मेरी बात आपको यहां तक समझ में आई या नहीं आई, ठीक है। तो अगर समझ में आ गई तो वेल एंड गुड। अब हम आगे बढ़ेंगे। आगे कैसे बढ़ेंगे, एक बार पहले इसको मिटा देते हैं, फिर आगे बढ़ पाएंगे ना। देखो, तो मैंने आपको मनी बताया, ठीक है, मनी मतलब कि डिफरेंट जो मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ करेंसी है वो सारी चीजें, ठीक है। फिर मैंने आपको क्रेडिट समझाया, क्रेडिट कैसे समझाया, तो क्रेडिट में हमने क्या क्या चीजें देखी थी। क्रेडिट में हमने दुनिया भर की सारी चीजें देख ली थी। क्रेडिट की अलग अलग सिचुएशंस क्या हो सकती है, बैंक की लोन एक्टिविटी क्या होती है, ठीक है, और जो अलग अलग क्रेडिट सिचुएशन होती है तो उनमें टर्म्स ऑफ क्रेडिट क्या होता है वो भी समझ लिया। अब लोग क्रेडिट कहां कहां से ले लेते हैं, तो वैरायटी ऑफ क्रेडिट अरेंजमेंट जो है ना, एक छोटा सा टॉपिक है, उसमें अलग अलग केस स्टोरीज, मतलब केस स्टडीज, स्टोरीज दी है, तो उन्हें एक बार हम फटाफट से पढ़ लेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो हमें एक आइडिया मिल जाएगा कि देयर आर डिफरेंट
वेराइटीज ऑफ क्रेडिट अरेंजमेंट्स, ठीक है, लोग अलग अलग जगह से कैसे क्रेडिट अरेंजमेंट लेते हैं, कहां क्या फायदा है, कहां क्या नुकसान है, ये सारी चीजें आपको नेक्स्ट वीडियो में समझ में आ जाएगी। उम्मीद करता हूं यहां तक चीजें क्लियर है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए साइनिंग ऑफ, टुगेदर वी कैन, वी विल, थैंक यू वेरी मच। हेलो एवरीबॉडी, दिस इज दिगराज सिंह राजपूत, वेलकम टू सोशल स्कूल। इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं? इस वीडियो में हम पढ़ेंगे वैरायटी ऑफ क्रेडिट अरेंजमेंट्स के बारे में। व्हाट आर द डिफरेंट वैरायटी ऑफ क्रेडिट अरेंजमेंट्स। क्यों पढ़ेंगे? तो सारे टॉपिक्स को कनेक्ट करो। पिछले वीडियोस तक हम लोगों ने चैप्टर के एक ब्रॉड थीम को समझ लिया है, मनी एंड क्रेडिट दोनों ही चीजों को। मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी क्या है, उसके बाद में क्रेडिट सिचुएशंस क्या होती है, अलग अलग टर्म्स ऑफ क्रेडिट क्या होती है, सब कुछ पढ़ लिया है। अब सवाल यह आता है कि लोगों को क्रेडिट कहां से मिलता है? तो आप बोलेंगे सर बैंक से लोन मिलता है। बस, बैंक के अलावा भी अलग अलग वैरायटी ऑफ क्रेडिट अरेंजमेंट्स हैं, मतलब लोग बैंक के अलावा भी अलग अलग जगह से लोन लेते हैं, क्रेडिट लेते हैं। तो हम इस वीडियो में उन्हीं सभी चीजों को पढ़ने वाले हैं और समझने वाले हैं, उन सभी अरेंजमेंट्स को पढ़ने वाले हैं, समझने वाले हैं। टॉपिक समझ में आ गया? अब देखो यहां पे, वैसे तो ये टॉपिक पढ़ाया नहीं जाता है, स्कूल्स में स्किप करवा दिया जाता है, लेकिन मैं आपको इसलिए पढ़ा रहा हूं क्योंकि इससे आपको एक पर्सपेक्टिव दे दूंगा मैं, ठीक है। स्टोरीज है बस, तो स्टोरीज के थ्रू हमें एसेंस समझना है, ठीक है। स्टोरी के थ्रू हमें एसेंस समझना है। तो देखो, स्टोरी पहले किसकी है? रमा की स्टोरी है। तो रमा को क्या दर्शाया गया है यहाँ पे? आप रमा को मत देखो यहाँ पे। यहाँ पे आपको क्या देखना है? यहाँ पे आपको देखना है कि वो एक एग्रीकल्चरल लेबरर है, ठीक है, मतलब लैंडलेस लेबरर है, उसके पास जमीन नहीं है, वो दूसरे के खेत में काम करती है, ठीक है। और सोनपुर गांव की कहानी है, तो सोनपुर गांव को हम रेफरेंस पे लेके चल रहे हैं, मतलब हाइपोथेटिकल है। यहां पे क्या है कि आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कौन सा गांव था बताओ, बाकी आपको क्रक्स समझना है। कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस की जो बात की जाती है ना, वो यही चीज रहती है कि इस कहानी को सुनने के बाद में आपको ये नहीं बताना कि रमा के कितने बेटे थे, ठीक है। कहानी को सुनने के बाद में आपको चैप्टर के कंटेक्स्ट में कितनी चीजें समझ में आई है वो पूछा जाता है, आगे ना समझ में। तो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन के लिए आपकी कॉम्पिटेंसी को आपको ऐसे ही डेवलप करना होगा। तो आई विल हेल्प यू इन दैट कि हम ये स्टोरी पढ़े तो उससे क्या समझ में आ रहा है। देखो, तो हमें ये समझ में आ गया कि वो एक लैंडलेस लेबर है। तो वैरायटी ऑफ क्रेडिट अरेंजमेंट्स में हमने क्या सीखा कि जो लैंडलेस लेबर होते हैं उन्हें क्रेडिट कहां से मिलेगा, उन्हें लोन कहां से मिलेगा। तो लैंडलेस लेबर्स की अगर बात करें तो उन्हें लोन कहां से मिलेगा? तो जैसे यहां पे बताया गया है कि उसकी जो भी क्रेडिट रिक्वायरमेंट्स होती है, अगर मान लो कि उसको किसी चीज की किसी उसके सामने कोई खर्चा आ गया, कोई बीमारी हो गया, तो वो क्या करती है? लैंडलॉर्ड के पास में जाती है, अपने एम्प्लॉयर के पास में जाती है, जिसके खेत में वो काम कर रही होती है उसी के पास जाएगी कि साहब पैसे की जरूरत है, पैसा दे दो। अब वो साहब जब पैसा देंगे ना, ठीक है, तो वो बाबूजी जो पैसा देंगे वो क्या करेंगे? बहुत हाई इंटरेस्ट रेट चार्ज करते हैं। तो कहानी समझ में, वैरायटी ऑफ क्रेडिट अरेंजमेंट्स में एक कैटेगरी कौन सी हो जाएगी आपकी? लैंडलेस लेबर की, ठीक है। तो जो लैंडलेस लेबर्स होंगे, तो उन लोगों का क्या है? उन लोगों का, जैसे अगर आप देखेंगे लैंडलेस लेबर की अगर हम बात करें तो उन्हें इंटरेस्ट रेट जो उनके ऊपर जो इंटरेस्ट रेट चार्ज किया जाएगा, फाइन, इंटरेस्ट रेट जो चार्ज किया जाएगा वो बहुत ज्यादा होगा, इंटरेस्ट रेट ज्यादा होगा। उसके बाद में दूसरी चीज क्या है कि ये जो लैंडलेस लेबरर्स हैं, ठीक है, ये लैंडलेस लेबरर्स जो रहते हैं तो इनके साथ में कंडीशन, जो टर्म्स ऑफ क्रेडिट हम पढ़ के आए हैं, ठीक है, ये तारक मेहता का उल्टा चश्मा नहीं है, टीओसी मतलब टर्म्स ऑफ क्रेडिट है। तो ये टर्म्स ऑफ क्रेडिट जो रहती है वो हार्श रहती है। जैसे अगर आप यहां देखेंगे कि दो दी लैंड ओनर डज नॉट, ठीक है, treat her well, she continues to work for him since she can get loans from him when in need। तो अब क्या है कि सिचुएशन खराब है, लैंडलॉर्ड उसे अच्छी तरह से ट्रीट नहीं करता है, फिर भी रमा वही काम करेगी क्योंकि उसे पता है कि अगर कल को उसको लोन की जरूरत पड़ गई तो उसे लोन ये लैंडलॉर्ड ही देगा, बजाय उसके कि टर्म्स ऑफ क्रेडिट कुछ भी हो। कारण क्या हो रहा है यहाँ पे? जैसे अगर आप समझोगे तो क्या है, उसके पास पहली बात तो जमीन नहीं है, तो कोलेटरल का किसी तरह से कोई अरेंजमेंट नहीं कर सकती वो कि बैंक से लोन ले ले। दूसरी चीज, पढ़ी लिखी नहीं है, ठीक है। आप बोलोगे सर ये तो लिखा ही नहीं कहीं, लेकिन हम प्रिज्यूम करके चल रहे कि लैंडलेस लेबर है, एग्रीकल्चरल लेबर है और उसके पास में जमीन नहीं है, तो वो इस तरह से इनफॉर्मल सोर्स पे ही डिपेंडेंट होगी। फॉर्मल और इनफॉर्मल को आगे बहुत अच्छे से पढ़ेंगे हम, ठीक है। एक कैटेगरी समझ में आया। तो एक वैरायटी ऑफ क्रेडिट अरेंजमेंट में क्या हो जाता है कि जैसे इनफॉर्मल सोर्सेस पे डिपेंडेंट होते हैं। फिर दूसरी चीज क्या है? अब दूसरी स्टोरी जैसे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे किसकी दूसरी स्टोरी है? श्यामल की है, ठीक है। अब श्यामल की कहानी क्या बता रही कि ये एक स्मॉल फार्मर है, ठीक है। तो वैरायटी ऑफ क्रेडिट अरेंजमेंट में आप क्या लिख सकते हो? स्मॉल फार्मर, ठीक है। स्मॉल फार्मर कौन है? श्यामल, स्मॉल फार्मर, ठीक है। तो अब श्यामल की क्या स्थिति देखो, उसके पास जमीन है 1.5 एकर्स ऑफ लैंड, छोटी सी जमीन है। अब उसने क्या किया? उसे क्रेडिट की क्यों जरूरत पड़ेगी? जैसे आपने स्वप्ना का भी केस देखा था चैप्टर में, तो क्रेडिट की जरूरत इसलिए पड़ती है छोटे किसानों की कि अब फसल मतलब बीज लाना है, दवाई लाना है, ये सारी चीजें लाना है, तो ये सब पहले खुद खरीद के लाएंगे, फिर फसल जब ग्रो होगी बेचेंगे तब उन्हें पैसा मिलेगा, तो अपना वो कर्ज चुका देंगे, ठीक है। तो उसी के चलते क्या है, श्यामल की भी जैसे अगर हम बात करें तो वो भी क्या है, छोटा एक मतलब एक स्मॉल फार्मर है। उसके पास भी जैसे अगर आप देखेंगे तो जमीन कम है, लेकिन उसे अपनी इस जमीन पे खेती करने के लिए जो भी रिक्वायरमेंट्स होगी उसके लिए वो लोन लेगा। अगेन
अब वो लोन लेने बैंक जाएगा क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि उसके पास जमीन कम है, लिटरेसी लेवल कम होता है, तो इसके चलते हम जिसे देखते हैं तो वो क्या है, वो भी मनी लेंडर के पास जाता है। अब मनी लेंडर बहुत चालाक होते हैं, तो इंटरेस्ट रेट मनी लेंडर ने क्या चार्ज किया, 60% पर एनम, मतलब 5% हर महीने ब्याज लगता है। 1 लाख रुपए अगर वो उधार लेता है तो उसको 1 लाख पे उसे वापस कितना देना पड़ेगा 1 साल के बाद, पता है? 1,60,000 वापस देना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरह से हाई इंटरेस्ट रेट, टर्म्स ऑफ क्रेडिट क्या हो रहा है, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया भी था। ठीक है, कि टर्म्स ऑफ क्रेडिट जो है ना, तो द नेचर ऑफ टर्म्स ऑफ क्रेडिट डिपेंड्स, मतलब द टर्म्स ऑफ क्रेडिट में वेरी अपॉन, डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ लेंडर एंड बोरोवर। ठीक है, तो लेंडर और बोरोवर का जैसा नेचर है उसके हिसाब से टर्म्स ऑफ क्रेडिट जो है वो भी वेरी करती है। तो यहां जैसे आप देख रहे हो सब कुछ इनफॉर्मल है, मनी लेंडर किसको पैसे दे रहा है, गवर्नमेंट के कोई रिकॉर्ड में नहीं है, श्यामल किस रेट पे पैसा उधार ले रहा है, ठीक है, उसका भी कोई रिकॉर्ड नहीं। इस तरह से क्या होता है, इस तरह से अगर आप समझोगे तो श्यामल फंस जाएगा। ठीक है, और फंस ही जाता है। तो अब क्या होता है कि इंटरेस्ट रेट बहुत ज्यादा चार्ज किया जाता है। एट द बिगिनिंग ऑफ क्रॉपिंग सीजन द ट्रेडर सप्लाइज द फार्म इनपुट्स। अब ट्रेडर से, मनी लेंडर से लोन लिया है ना, तो वो ट्रेडर क्या कर देता है, फार्म इनपुट सप्लाई कर देता है कि चलो मैं तुम्हें बीज दे दे रहा हूं, मैं तुम्हें क्या दे दे रहा हूं, दवाई दे दे रहा हूं। लेकिन टर्म्स ऑफ क्रेडिट में वो क्या बोल देता है कि एक वादा करके जाओ मुझे, क्या कि तुम्हें ये सब बीज और ये दे रहा हूं मैं, तो इसके बदले में तुम फसल मुझे ही बेचोगे। अब क्या हो रहा है कि श्यामल जैसे फार्मर जो रहेंगे, तो अब वो फसल जब उन्हें ही बेचना पड़ेगी, किन्हें बेचना पड़ेगी, उसी ट्रेडर को जिससे उसने पैसा लिया, उसी मनी लेंडर से, उसी मनी लेंडर को जिससे उसने पैसा लिया। तो अब क्या हो जाएगा, अब सिचुएशन यहां ऐसे फंस जाएगी कि श्यामल मार्केट में जो रेट चल रहा है उस रेट पे अपनी फसल नहीं बेच पाएगा, क्योंकि मनी लेंडर से उसने प्रॉमिस कर दिया था कि आप मुझे पैसा दे दो, मैं बदले में आपको क्या है, अपनी फसल खुद आपको ही बेचूंगा। तो इस तरह से टर्म्स ऑफ क्रेडिट जो होती है ना, वो क्या हो सकती है, हार्श हो सकती है, अनजस्ट हो सकती है। आई मेरी बात समझ में? अब ये बुक में अगर आप यहां पढ़ने की कोशिश करो तो अगर दिख नहीं रहा है तो जैसे आंख मत गड़ाना, उसमें बुक का ही आपका स्क्रीनशॉट, ठीक है, तो वहां देख लेना इसे। तो एक कंडीशन ये हो गई है। ठीक, तो हमने स्मॉल फार्मर्स के लिए भी देख लिया कि हाउ डू दे अरेंज क्रेडिट फॉर देयर नीड्स। अब जैसे अगर बात करें तो जो मीडियम फार्मर्स है, मीडियम फार्मर्स मतलब क्या है कि जिनके पास फार्मलैंड थोड़ा सा बड़ा होता है, तो जैसे यहाँ पे क्या बताया गया है, यहाँ पे सोनपुर में एक अरुण की भी बात बताई गई है। तो अरुण क्या है, थोड़ा सा बड़ा किसान है, ठीक है, वो सुपरवाइज कर रहा है, भाई काम ऐसे करो, काम ऐसे करो, ठीक है, इस तरह से। और अरुण को जो लोन रिक्वायरमेंट चाहिए रहती ना, तो वो कुछ लोगों को जानता है और उसका बैंक में अकाउंट वगैरह भी है, ठीक है, तो बैंक से लोन लेने जाता तो 8.5% पर एनम के ब्याज से उसे लोन मिल जाता है। सस्ता है ये। सस्ता कैसे है कि मतलब वो 1 लाख रुपए का लोन लेगा तो 1 साल बाद उसे कितना लौटाना होगा, 1,08,500 रुपए बस। तो जो कि रिलेटिवली क्या दिख रहा है आपको, कम दिख रहा है, रिलेटिवली कम दिख रहा है, ठीक है। और ये आसानी से रीपे किया जा सकता है, ठीक है। वो अपनी जो फसल उगा रहा है लोन लेने के बाद में, उसने फसल उगाई, पोटैटोस की खेती करते हैं, ठीक है, आलू, तो आलू जो उगाया उधर उसने आलू से सोना बना लिया। कैसे बना लिया, तो जैसे अगर आप यहां देखोगे तो कम इंटरेस्ट रेट था तो वो आराम से रीपे कर पाएगा, ठीक है। He then intends to store the rest of the potatoes in a cold storage and apply for a fresh loan from the bank against the cold storage receipt, ठीक है। तो वो क्या करता है, सारे के सारे अपने जो मतलब उसके पास जितना भी आलू है उसका एसेट हो गया ना एक तरह से, तो कोल्ड स्टोरेज में रख देता है और बैंक को दिखाता है क्या कि देखो मेरे पास इतना एसेट है, और उस एसेट को कोलेटरल की तरह इस्तेमाल करके वो क्या ले लेता है, और लोन ले लेता है, और लोन ले लेता है। तो इस तरह से क्या है कि वैरायटी ऑफ क्रेडिट अरेंजमेंट जो है ना, तो जैसे अगर आप देखेंगे, अब यहां पे देखो आपको यू आर रिक्वायर्ड टू रीड बिटवीन द लाइंस, ये लिखा कहीं नहीं लेकिन आपको पढ़ना होगा, समझना होगा कि स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स जो है, लैंडलेस फार्मर्स जो है, ठीक है, तो क्रेडिट अरेंज करना इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर देम एंड द टर्म्स ऑफ कंडीशंस आर हार्श फॉर देम, ठीक है। लेकिन व्हेन द फार्मर्स, या फिर कह सकते हैं व्हेन अ सेक्शन ऑफ पीपल, रिच हाउस होल्ड की अगर हम बात करें ना, आगे आप पढ़ोगे तो रिच हाउस होल्ड के लिए रिलेटिवली चीजें आसान हो जाती है, टर्म्स ऑफ कंडीशन आसान हो जाती है, उनके पास एसेट रहता है तो उसे कोलेटरल की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है, फॉर्मल सोर्स से लोन लेना वो प्रेफर करते हैं। आए ना समझ में? तो इस कारण से क्या है कि वो डेब्ट ट्रैप में फंसते भी नहीं है। तो वो जो बोलते हैं ना कि गरीब गरीबी में ही धंसा रह जाता है, और अमीर जो है तो वो क्या है कि रास्ते ढूंढ लेता है। दिस इज द पॉइंट, दिस इज द पॉइंट। क्लियर हुआ? अगला देखो क्या है, लोन्स फ्रॉम कोऑपरेटिव्स। अब कोऑपरेटिव्स की अगर हम बात करें तो कोऑपरेटिव्स से भी लोन लिया जा सकता है। अब क्या हो रहा है, जैसे आपने देखा कि अमीर और गरीब में क्रेडिट अरेंजमेंट में आपको कंट्रास्ट देखने को मिल गया, तो अब लेकिन क्या है कि नीड इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। अब जहां समस्याएं होंगी वहां से ही समाधान निकल के आएगा। यहां क्या समाधान निकल के आया कि लोन्स फ्रॉम कोऑपरेटिव्स, कोऑपरेटिव्स से भी लोन मिल जाता है। तो कोऑपरेटिव्स क्या है, लास्ट टॉपिक है आपकी बुक का, सेल्फ हेल्प ग्रुप, उसे पढ़ेंगे हम अभी नेक्स्ट टू नेक्स्ट में, ठीक है। तो कोऑपरेटिव में क्या है, जैसे बैंक जो है, तो बैंक मान लो लैंडलेस फार्मर्स को या फिर स्मॉल मार्जिनल फार्मर्स को लोन नहीं दे रही है, तो ये लोग क्या करते हैं, ये आपस में ही इकट्ठे हो जाते हैं। जैसे सोनपुर की कहानी बताई गई है क्या कि फार्मर्स कोऑपरेटिव, वीवर कोऑपरेटिव, इंडस्ट्रियल वर्कर कोऑपरेटिव। कोऑपरेटिव मतलब
पीपल कम टुगेदर एंड कोऑपरेट फॉर देयर सिचुएशंस, ठीक है, टू इंप्रूव देयर सिचुएशन। तो यहां पे जैसे बताया गया है कि 2300 किसान मेंबर हैं कुछ, उन सबने अपना एक कोऑपरेटिव बनाया जिसकी मदद से वो क्या करते हैं, थोड़ा थोड़ा पैसा जमा करते हैं, एक पूल बनाते हैं फंड, और जिसे जरूरत रहती है उसे सस्ते दाम ब्याज दरों पे दे देते हैं, ठीक है। वो बैंक से और लोन ले सकते हैं दिखा के कि हाँ रेगुलरिटी है, देखो हमारा कोऑपरेटिव क्या करता है, रेगुलर वे में पैसे कलेक्ट करता है, सारी चीजें। तो कृषक कोऑपरेटिव प्रोवाइड्स लोन फॉर परचेस ऑफ एग्रीकल्चरल इंप्लीमेंट्स, लोन्स वगैरह। तो जो दो शुरुआती एग्जांपल्स में केसेस में हमने देखा ना, वैसी सिचुएशन में फंसने से बच जाते हैं फार्मर्स। तो एक और वैरायटी ऑफ क्रेडिट अरेंजमेंट में क्या हो सकता है कि पीपल में ऑब्टेन लोन फ्रॉम कोऑपरेटिव्स व्हिच मे प्रूव हेल्पफुल टू द स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स। समझ में आई इतनी बात, ठीक है। तो ये पूरी कहानी थी जो मैंने आपको समझानी थी और समझा भी दी है।